हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमी मॉड्यूल एग्जाम के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि फ्लाइट क्रू का फॉर्म फिल करने की डेट वगैरह आ चुकी है, तो अभी हमारा भी एग्जाम का फॉर्म फिल करने का डेट अभी कुछ टाइम में आ सकता है। तो हमें उसके लिए तो प्रिपेयर रहना चाहिए पूरी तरीके से, और हम कैसे जो है उस एग्ज़ाम को जो हमारा आने वाला है आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं और कंपेयर बिल्कुल करते हुए जो भी लास्ट सेशन का एग्जाम हुआ था उससे मैंने कंपेयर किया, फिर उसके बाद 5 पॉइंट्स बनाए। लास्ट सेशन के एग्जाम में जैसा कि आपने भी सुना होगा कि काफ़ी टफ आ गया था और ये सब चीज़ें कि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं थे, ऐसा कुछ आपने भी कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ सुनी होगी कि पेपर लेवल टफ था, बहुत सारी बुक्स दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पर टोटल अपने 5 पॉइंट्स निकाले कि जिनके हेल्प से हम आसानी से अपना मॉड्यूल आगे क्रैक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अकॉर्डिंग टू DGCA टाइम टेबल, they conduct his exam in the month of February, June and October. Then maybe they conduct his exam in the month of end of February. Should not again repeat our mistake that we have already done in last session examination. So friends, let's start video. But before starting video, if you are new on my YouTube channel, then please subscribe and be a part of Aviation Jagat. तो फ्रेंड्स, जो हम सबसे पहले अपनी गलती करते हैं वो है मॉड्यूल फॉर्म को फिल करते टाइम। और मेरा पहला पॉइंट भी यही है कि मॉड्यूल फॉर्म को फिल हम कैसे करें, कितने मॉड्यूल फिल करें। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम 2, 3, 4 मॉड्यूल एक साथ ही भर दें। हमें पता है कि एक साल के अंदर DGCA 3 बार एग्जाम कंडक्ट कराता है और हमें बहुत ज़्यादा मॉड्यूल फॉर्म नहीं फिल करने हैं। हम इतना ही मॉड्यूल फॉर्म फिल करें जिसको कि हम एग्जाम के पहले तक, जिस दिन डेट आती है हमारी उसके पहले तक हम पूरी अच्छी तरीके से हम उसको कंप्लीट करें हों। बस हमें एग्जाम के बाद फिल करने के बाद उस सब्जेक्ट को रिवाइज ही करना हो। ये नहीं कि मैं कोई नया मॉड्यूल पढ़ना है, नई बुकें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है जब हम नया पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लास्ट के कुछ दिनों में। तो आपको वही मॉड्यूल फिल करना है जो आपका पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। अगर एक ही प्रिपेयर है तो एक ही फिल करिए, उसको निकालिए। ये नहीं आप 3 फिल कर दे रहे हैं और आप DGCA को पैसा दे रहे हैं, फिर आप फेल होकर के वापस आकर के। तो ये सब गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। पहली गलती कौन सी थी कि मॉड्यूल फॉर्म को फिलिंग के लेकर के आपका एक तैयार है तो एक ही हमें भरना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। 3 अटेम्प्ट मिलता है एक साल में, हमें 3 अटेम्प्ट तो कराएगा ही कराएगा DGCA। अगर हम 2 भी करके निकालेंगे, एक करके निकालेंगे तो एक साल में हमारा 3 या 6 मॉड्यूल बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हियर सेकंड पॉइंट इज बुक्स फॉर एवरी मॉड्यूल एग्जामिनेशन। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी EASA बुक। पहले तो हमें EASA बुक को अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 बुक को लेकर बैठ गए कि ये भी रेफरेंस बुक है, ये भी रेफरेंस बुक है, और हम किसी को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ टॉपिक इससे पढ़ लिए, कुछ टॉपिक दूसरी बुक से पढ़ लिए। स्पेशली जो है मॉड्यूल 3 के लिए, 4 के लिए, 6, 7, 11, 13 ये सब जो है, प्रपल्सन भी हो गए। तो ये सब जो है EASA की जो मॉड्यूल बुक है बहुत बेस्ट है। पहले आप 1, 2 बार, 3 बार उसी बुक को अच्छे से पढ़िए, तो उसके बाद कोई अनदर बुक जाकर रेफर करिएगा। ये नहीं कि एक ही बार में हम पहले इसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, 3-4 बुक लेकर बैठ गए और कोई भी हमारी प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। तो पहले क्या करना है, हमें EASA बुक पढ़ना है और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम और रहता है तो और रेफर करिए बुक्स को, और आप देखिएगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन EASA से मिलेंगे। जैसे डिजिटल हो गए तो इसके लिए तो आपको माइक टूले पढ़ना ही है, तो EASA से काम नहीं चलने वाला। बट इन सब जो मैंने मॉड्यूल्स बताया तो आप यहाँ इसके लिए EASA पहले खूब अच्छे से पढ़िएगा। स्पेशली 11 हो गए, 13, यहाँ पर तो मैक्सिमम क्वेश्चन EASA से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जैसे कि मैंने एक चीज़ अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सिलेबस के बारे में, कि कौन सा सिलेबस, अगर हम B2 के ऐसे MP तैयार कर रहे हैं तो क्या वही सिलेबस ही पढ़ना है हमें या फिर कुछ और एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो ऐसा करिएगा, B2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है B1 का भी MP का सिलेबस जो है थोड़ा थोड़ा कवर कर लीजिएगा, उनको ऊपर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है और वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और हमसे गलतियां फिर हो जाती हैं। और जैसे किसी भी B1 के स्टूडेंट को अगर डिजिटल पढ़ना है तो ये नहीं माइक टू लेता कि वो सीमित रहे, वो भी SJ पायलट जाकर के पढ़ लेगा थोड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम आपने भी देखा होगा कि B1 वालों के डिजिटल लेवल भी काफी हाई लेवल था, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत जो है SJ पढ़ना होगा। नाउ फ्रेंड्स, हियर आवर थर्ड पॉइंट इज रिपीटेड क्वेश्चंस। If any student are thinking that he will fill his module examination on the basis of repeated question, then he is doing wrong. Don't do like this. You will fail. Definitely you will fail if you will go in exam on the basis of repeated questions. हाँ, उनसे हमें हेल्प मिल सकती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कहाँ से आते हैं, किस बुक से आते हैं, ये सब हेल्प मिलता है हमें। तो उनको भी अच्छे से याद करिएगा। 5-10% तो आ ही जाते हैं, वो भी 5-10% तो आएंगे ही कम से कम। तो रिपीटेड भी पढ़िएगा अच्छे से और उसके आसपास के लाइन्स को देख लीजिएगा। तो रिपीटेड भी काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन ये नहीं कि रिपीटेड ही पढ़कर जा रहे हैं तभी हमारा मॉड्यूल हमको रिपीटेड से ही निकालना है। तो ऐसी बिल्कुल थिंकिंग नंबर आइएगा। नाउ फ्रेंड्स, हियर आवर फोर्थ पॉइंट इज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज मेकिंग हिज नोट्स। Don't do hard work, do smart work. This is my 4th point here. Friends, if in any lesson there are 30 pages, okay,
तो आप उस 30 पेजेस को इन एक नोट्स बनाने बैठ जाएं अगर आपके पास टाइम कम हो। आप ऐसा करिए कि जो है आप पेन लीजिए और वहाँ पर ही मार्क कर लीजिए, और पॉइंट नंबर जैसा कि आपका है तो पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, इस तरीके से। जैसे कि 30 पेजेस हैं तो एक पेज में बहुत ज़्यादा 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे जनरली, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो आप उसको लिखिए मत बैठ करके, ज़्यादा टाइम आपका जाता है नोट्स बनाने में। आप बुक में मार्क करके पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो इससे जो है काफ़ी आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा, आपको लिखने उखने नहीं पड़ेगा। और जितने टाइम में आप उसको लिख रहे हैं आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे। अगर टोटल 30 पेज है तो बहुत ज़्यादा 45 to 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लेसन से मिलेंगे, और फिर इन्हीं पॉइंट को एग्जाम टाइम में आप रिवाइज करिए और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 5 ये है कि ये स्पेशली है रिलेटेड डायरेक्टली कन्फ्यूजन से। ये पॉइंट जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करा देता है। जनरली हम मिस्टेक तो हर एक एग्जाम में अपने करते ही करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर यहाँ पर जो 5वां है कि एग्जाम हमारा होने वाला है, हम सेंटर के लिए निकल गए, घर से सेंटर पर आए, हम खड़े हैं, तो 4-5 दोस्त जो है आपस में आकर डिस्कशन करने लगते हैं। और फिर उस टाइम ऐसा होता है डिस्कशन में वहाँ क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होते, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं उनका आंसर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। आप जो है फिर बिल्कुल मेंटल तरीके से एग्जाम देने के लिए नहीं प्रिपेयर हो पाएंगे। अगर आप एग्जाम के जस्ट बिफोर किसी स्टूडेंट ने आपसे क्वेश्चन किया और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, और अगर दिए भी मान लो उसने कुछ बताया, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो गलत बता रहा है आपको आंसर। ऐसा बहुत बार बच्चे जो है 1-2 क्वेश्चन की वजह से फेल हुए हैं। वो भी क्यों? क्योंकि वो एग्जाम के जस्ट पहले गए, डिस्कशन किए अपने दोस्तों से, किसी और भी कॉलेज के स्टूडेंट से, और वो गलत उन्होंने बता दिया, तो फेल होने की इससे भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब मॉड्यूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं शुरू किया, क्योंकि मैं भी अब एग्जाम होने वाला है, फॉर्म फिल करने की डेट आ सकती है। दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी हो जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी डाउट्स हो या आप किस तरीके की वीडियो आगे चाहिए आपको, तो अभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी वीडियो चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल पर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।